नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हरियाणा में मतदान खत्म समाप्त और अब वक्त है एग्जिट पोल का। फटाफट जरा खत्म करते हैं क्योंकि आज सबकी व्यस्तता है और मैं सबका टाइम लेकर के बैठा हूं। तो मैं आप लोगों से क्षमा पहले मांग ले रहा हूं, लेकिन टाइम थोड़ा सा उसके साथ और मांग ले रहा हूं। एक बार हिंसा। रोहतक की बात कर लेते हैं, एक बार रोहतक की हाँ। बात कर लेते हैं, बाकी तो लटर जी और ये सब मोर्चे संभाल लेंगे। चलो रोहतक की रो- बात कर लेते हैं। रोहतक हाँ। में लोकसभा में 9 सीटें हैं सर। हाँ। 9 सीटें कांग्रेस जीत रही है। ये मेरा 9 की 9। आकलन है। हाँ जी, 0 अरे सीट वो है जो भाजपा। सुबह सुबह कपड़ा फटा था उसका क्या होगा? अब फट गया जी, वहां 9 की 9 सीटें कांग्रेस जीत रही है। नहीं, रोहतक तो आप बता दो एक बार। रोहतक में मेहम से शुरू करो, आप बता दो रोहतक। सिर्फ एक सीट ऐसी है मैम जहां पे मुकाबला है, लेकिन जिस तरह की वेव बह रही है उसको देखते हुए लग रहा है कि मैम सीट भी कांग्रेस ही हम्म। जीत रही है। तो 9 की 9 हम्म। सीटें कोसली से लेके महम तक सारी सीटें कांग्रेस जीत रही है। कोसली से मेहम तक सारी सीटें कांग्रेस। एक एक बात चलते चलते आपसे, रोहतक मैंने समझ लिया, रोहतक पे और चर्चा कर लेंगे। 90 में फिर जब जैसा स्कोर आप दे रहे हो बही खाता में, मुझे तो लग रहा है कि अगर अहिरवाल ने साथ नहीं दिया तो दहाई मुश्किल हो जाएगा। फाइनल स्कोर धर्मेंद्र कंवारी का फाइनल स्कोर। बीजेपी की जो गिनती है सर इस चुनाव में वो 8 सीटों से शुरू होगी। कांग्रेस की जो गिनती है वो 51 सीटों से शुरू होगी। इससे ऊपर जिस पार्टी को भी जितनी सीटें मिले वो उनके लिए नवरात्रों का प्रसाद समझ के ग्रहण करना चाहिए। जेजेपी को एक भी सीट नहीं मिलेगी, इनेलो को 1 से 2 सीट मिलेंगी जी। और निर्दलीय एक। इस बार सबसे कम चुन के आएंगे हरियाणा के इतिहास में। चलिए, तो अगर 1 से 2 निर्दलीय हैं, इनेलो निर्दलीय सबसे कम, दुष्यंत चौटाला जीरो सन्नाटा। तो तब तो फिर ये 51 से शुरू जो हो रहा है आंकड़ा, ये जाकर कहाँ टिकेगा? ये तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा और मेरे सस्पेंस को कर भी लेते छुट्टी, धर्मेंद्र कुमारी जी के साथ मेरे को भी छुट्टी दे देना, मैं भी फाइनल आंकड़ा बता देता हूँ। हाँ बताइए आप भी, चलिए अब बताइए। धर्मेंद्र बताइए जी, आप भी। मैं हाँ। मैंने आपको पहले जब सिरसा आए थे तब भी आपको बताया था, हाँ। मेरे हिसाब से ये आंकड़ा 66 पे जाके रुकेगा। अच्छा। ठीक है। 2005 में 67 आई थी, उसको हाँ। क्रॉस कर जाए तो बहुत जो है वो नहीं होगा चंबा। मिनिमम 60 सीट आएंगी और हम्म। 66 पे रुक सकता है। और हम्म। बीजेपी 14 से 18, 14 से 18। जी। बीजेपी 14 से 18, इनेलो को ग्रेस देते हुए 3, हम्म। जे जे जेजेपी के नंबर काटते हुए 0, हम्म। आम आम आदमी 0, हम्म। और निर्दलीय कम से कम 4 अवश्य आ रहे हैं। पहले हम 6 से 9 मान रहे थे, लेकिन स्वित्री जिंदल, काद्यान, चित्रा 4 अवश्य आ सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 4 से 6। 4 से 6। चलिए, आपने शुरुआत से अपना वक्त दिया है, धन्यवाद आपको भी और धर्मेंद्र भाई को। अब आगे की कमान, आगे कमांडर अब अजयदीप लाठर साहब के कंधों पर बोझ में पड़ा दूंगा थोड़ा। हाँ, लाठर मैं आपके पास आ रहा हूँ, भोला जी आपके पास भी मैं आ रहा हूँ। मैं लाठर साहब बस थोड़ा सा वक्त दीजिए। मैं हिसार पर आता हूँ। हिसार, जरा हिसार की एक एक सीट का हिसाब किताब लाठर साहब खोलिए बही खाता। देखिए, हिसार में जो हिसार शहर सीट है उस पे सावित्री जिंदल को हम आगे मान सकते हैं, उनको एक एज मान सकते हैं। उसके बाद भजनलाल परिवार को इस चुनाव में कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है आदमपुर भव्य बिश्नोई को। नारनौंद में मैं कांग्रेस को एज मानता हूं, उकलाना में मैं कांग्रेस को क्लियर मानता हूं, उचाना उचाना में मैं कांग्रेस, मुख्य मुकाबला कांग्रेस और निर्दलीय का मानता हूं, जिसमें कांग्रेस को एज है ब्रजेंद्र सिंह को। हांसी जो सीट है, हांसी सीट में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में, जिसमें कांग्रेस के मक्कड़ को मैं एज मानता हूं।
और इसके बाद हिसार में और कौन सीट बची? भवानी खेड़ा बची है अमनदीप। हाँ, अमनदीप भवानी खेड़ा, भवानी खेड़ा, भवानी खेड़ा। भवानी खेड़ा में जो है ना, भवानी खेड़ा में मुकाबला अच्छा मुकाबला रहा। कांग्रेस उतना अच्छा शायद वहां नहीं कर पाई क्योंकि उम्मीदवार बाहरी था। मैं वहां बीजेपी को एक हल्का सा एज मानता हूं, लेकिन जब आसपास की सीटों को देखें, भवानी खेड़ा के आसपास की सीटों को देखें, तो वहां जो बीजेपी के विरोध की जो वोट है, तो उनका असर भवानी खेड़ा में अगर पड़ा तो फिर वहां प्रदीप नरवाल बाजी मार सकते हैं कांग्रेस के, अन्यथा वहां एज जो है वो बीजेपी को है। भवानी खेड़ा, यही रिपोर्ट हमारे पास भी भवानी खेड़ा की है। भिवानी पर आते हैं। भिवानी, भिवानी लाठा साहब जी, भिवानी जो शहरी सीट है उस पे लगातार विधायक होने की वजह से घनश्याम सर्राफ का थोड़ा सा एक अंदरूनी विरोध है, लेकिन क्योंकि जब जो सीट परंपरागत बीजेपी की होती है ना, जो आमतौर पे शहरी सीट पे जहां बीजेपी का वर्चस्व होता है, तो आखिरी समय में ना वो वोट उनके साथ, अपनी पार्टी के साथ वो जाना तय कर लेता है। तो मेरा मानना है कि भिवानी सीट पे जो एज है वो भाजपा को है। तोशाम सीट पे जो एज है वो श्रुति चौधरी को है बीजेपी से। वो इसलिए है कि वो श्रुति चौधरी है, इसलिए नहीं है वो इसलिए है कि वहां सांसद धर्मवीर सिंह और उनका पूरा परिवार बेहद ईमानदारी के साथ इस चुनाव में किरण चौधरी और श्रुति के साथ खड़ा नजर आया, तो वो इसलिए श्रुति चौधरी को वहां पे एज है। जब हमें दादरी की बात करें, दादरी में बेहद कड़ा मुकाबला है और दादरी सीट भी उन टॉप 10 सीटों में शुमार हो सकती है जहां मार्जिन कम रहेगा। वहां भाजपा और कांग्रेस के बीच बेहद कड़ा मुकाबला है। बाडरा की बात करें, बाडरा में कांग्रेस को एज, मैं मानता हूं कि वहां कांग्रेस को एज है। लोहारू की बात करें तो लोहारू में सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच में है। एक हरियाणा में एक मिथक है कि जो वित्त मंत्री बनता है वो चुनाव हार जाता है। अगर ये मिथक चला तो जेपी दलाल वहां चुनाव हार सकते हैं, अन्यथा अगर काम की वोट उन्हें मिली तो वो जीत भी सकते हैं। यानी वहां मुकाबला कड़ा है, टाइट है। अच्छा, भिवानी पे अमनदीप के पास है क्या रिपोर्ट? भिवानी की अमनदीप है क्या? नहीं, जैसे लाठर साहब ने कहा है, भिवानी की जो मौके के विधायक है, कोई भी विधायक होता है उसका विरोध होना जायज है। जैसे जो कामरेड थे उनका जो व्यवहार था, जो उनकी पर्सनल छवि थी, अच्छी बताई जा रही है, लेकिन चुनाव में सभी देखे जाते हैं, संसाधन भी देखे जाते हैं। जब चुनाव लड़ा जाता है तो उसमें जो भी रिजल्ट रहेगा अब देखने वाला है क्या रहेगा। मैं एलनाबाद पे खास तौर पर बात करना चाह रहा था, जब मैं एलनाबाद का जिक्र था, जैसे मैंने उपचुनाव कवर की। उस पे आएंगे एलनाबाद पे, क्योंकि एक बार सीटें खत्म हो जाएंगी तब एक बार जिस सीट पे बोलना होगा। तो हम रोहतक की हमने चर्चा कर ली है। झज्जर महेंद्रगढ़, झज्जर के बारे में लाठर साहब ज्यादा बता पाएंगे। हाँ, मैं आपको मैं भोला पांडे के पास चलूंगा। भोला पांडे, क्या आपके पास है झज्जर और महेंद्रगढ़ की रिपोर्ट? नमस्कार सभी को जी। नहीं, झज्जर की रिपोर्ट तो मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं माफी चाहूंगा आशीष जी, क्योंकि अभी हमें मेन खबर तो लिखनी है। लाठर साहब हंस रहे हैं, हमारे पुराने साथी हैं, हमारे साथ रहे भी हैं, तो बेहतर ये विश्लेषण कर पाएंगे। मैं थोड़ी बहुत विश्लेषण आपको बता देता हूं जो आज मुझे फील्ड में देखने को मिला है। जैसा हम उस दिन 2 दिन पहले चर्चा कर रहे थे कि फरीदाबाद और पलवल विधानसभा क्षेत्रों की क्या स्थिति रही है, तो उसमें मजे की बात आज देखिए कि फरीदाबाद में लोकसभा चुनाव से भी कम वोटिंग हुई है। लोकसभा में जो है, जो हमारे पास आंकड़े, करीब 62.3% जो है वोटिंग हुई थी, और आज जो वोटिंग हुई, जो अब तक के आंकड़े हैं, वो करीब 54% के आसपास ही वोटिंग हुई है। और अगर हम 2009 के भी आंकड़े को देखें तो उससे भी कम वोटिंग हुई है। 2009 में जो फरीदाबाद की वोटिंग प्रतिशत था वो 56.54% था।
तो और जो हम लोगों ने दिन भर घूमे, विभिन्न विधानसभाओं में गए, जो देखने को मिला, तो मुझे तो बड़ी जो है अजीब स्थिति उसमें लगी कि जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे, मुझे तो यहाँ से केवल भाजपा की केवल एक सीट जो है वो नजर आ रही है, और कांग्रेस की कम से कम 4 सीटें। कौन कौन सी आप सीट वाइज बता दो। बीजेपी की अगर हम बात करें, जो लोगों से बातचीत हुई या मतदाताओं से बातचीत हुई, अब वो कितना सही बोले थे, क्योंकि होता क्या है कि जब आप किसी मतदाता से पूछते हैं तो वो कम ही लोग सही जवाब देते हैं। बाकी अगर वो मान लीजिए बीजेपी को वोट दिए है तो कांग्रेस को बताएंगे, कांग्रेस को वोट दिए है तो बीजेपी को बताएंगे। पर फरीदाबाद जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां विपुल गोयल जी जो है वो थोड़ी मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। अब अगर हम पृथला में चलें तो पृथला में कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं रघुवीर सिंह तेवतिया जी, उनकी स्थिति थोड़ी अच्छी नजर आ रही है, मतलब ये माना जा रहा है कि शायद उनकी सीट निकल जाए। और उसके बाद अगर हम बल्लभगढ़ आ जाते हैं, जहां की मूलचंद शर्मा जी भाजपा से चुनाव मैदान में हैं, उनकी स्थिति थोड़ी गड़बड़ नजर आ रही है। और वहां बताया ये जा रहा है कि 2 जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जैसे शारदा राठौर जी हो गए और राव राम कुमार जी हो गए, इन दोनों में टक्कर नजर आ रही है। और कहीं ऐसा हो कि ये सीट शायद शारदा राठौर के पक्ष में ना चली जाए, ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है। अब बड़खल आते हैं तो बड़खल में तो ये है कि बीजेपी के अध्यक्ष धनेश लखा जी, जो हम पहले भी कह चुके थे कि लोग उनको कह रहे थे कि पैराशूट प्रत्याशी उतारे हैं, तो वहां पर विजय प्रताप की भी सीट कांग्रेस से जो है लगभग नजर आ रही है। एनआईटी में भी मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय था। उसमें जो आज निकल के आया कि कांग्रेस के जो नीरज शर्मा जी हैं, जो वहां बूथ बने हुए थे, वहां भीड़ ज्यादा नजर आई। तो अंदाजा यही लगाया जा रहा है, क्योंकि वहां 2 गुर्जर समुदाय के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये माना जा रहा है कि शायद उसमें अगर बंटवारा हो जाए इन दोनों उसमें, तो प्रवासी वोट के साथ ये निकल सकते हैं। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं, पृथला में बता ही दिया, तिगांव में। तिगांव में भी कांग्रेस को, जैसा हमने पहले भी चर्चा किया था कि वो युवा नेता है और पहली बार चुनाव मैदान में है, कोई जमीन से बहुत ज्यादा उनका सरोकार नहीं था। तो वहां पर भी ललित नागर जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जो इनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था, उनकी स्थिति मजबूत नजर आ रही है। पलवल में जो हम उस दिन चर्चा कर रहे थे कि उसमें गौतम काफी आगे निकल गए थे, लेकिन कल शाम तक की, आज सुबह की जो हम लोग आ रहे थे, जब हम उधर से आए, तो रिपोर्ट ये थी कि वहां करण सिंह दलाल जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। यही कंडीशन जो है वो होडल में है। हथीन में थोड़ा सा बदलाव नजर आ रहा है कि वहां हथीन में जो हम लोग उसी दिन चर्चा की है कि कांग्रेस के प्रत्याशी इजराइल जो है वो काफी मजबूत स्थिति में है। तो मुझे लग रहा है कि वहां एनएलओ के जो कैंडिडेट हैं, एनएलओ बसपा के तैयब हुसैन, उनकी चर्चा जो है ज्यादा है कि शायद इनकी सीट निकल जाए। कुल मिलाकर के ये स्थिति है फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के 9 विधानसभा क्षेत्रों की। चलिए, फरीदाबाद पे एक बार लाठर साहब की भी राय ले लेते हैं, फरीदाबाद पलवल पे। अजयदीप लाठर जी, इसमें चित्रांशी जी, हाँ चित्रांशी जी, इसमें मैं बोला जी की बातों से काफी इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन 1-2 सीट मेरे को थोड़ा सा, जो मेरे पास जो फीडबैक आया है वो थोड़ा सा और बदलाव का है। मैं वो चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए, तिगांव से मैं शुरुआत करता हूं। तिगांव, ललित नागर उनको एज है जो निर्दलीय हैं, जो मेरे पास सूचना है, और उनका मुकाबला कांग्रेस से नहीं, उनका मुकाबला भाजपा के राजेश नागर से है। ठीक है। फरीदाबाद सीट विपुल गोयल आगे हो सकते हैं, ये मेरे पास भी सूचना है। बड़खल सीट पे विजय प्रताप कांग्रेस आगे हो सकते हैं, ये बिल्कुल सही सूचना है। फिर बात करते हैं हम एनआईटी नीरज शर्मा मौजूदा विधायक, त्रिकोणीय मुकाबला रहा और बाकायदा वो सीट निकाल सकते हैं। उनके पास प्रवासी वोटर जो है वो एक अच्छा, मतलब उनका एक नेटवर्क है, उनके परिवार का। फिर आगे चलते हैं बल्लभगढ़ को लेके मेरे पास जो फीडबैक है ना वो थोड़ा जुदा है। मेरे पास जो फीडबैक है वो ये है कि अंतिम जो मुकाबला वो भाजपा के मूलचंद शर्मा और निर्दलीय शारदा राठौर के बीच रहा, और उसमें कहीं ना कहीं पार्टी से होने का फायदा, क्योंकि बल्लभगढ़ जो है वो वहां आरएसएस के बड़े लोग हैं, कई लोग वहां आरएसएस के हैं, उनकी ठीक ठाक लोगों के साथ नमस्ते है, मतलब एक प्रभाव है, मैं वहां प्रभाव मानता हूं, पुराना शहर है वो। तो वहां जो है ये है कि मूलचंद शर्मा को मैं थोड़ा सा एज मानता हूं, हालांकि मुकाबला कड़ा है, शारदा राठौर ने बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा है। फिर अगली सीट आती है पृथला।
पृथला में जो सूचना है उसके अनुसार बढ़त भले ही हमें रघुवीर तेवतिया की नजर आती है, आखिरी समय में जो भाजपा के बागी थे डागर, उन्होंने भी अपना समर्थन दिया रघुवीर तेवतिया को, लेकिन वहां कुछ समीकरण इस तरीके के हैं, जातिगत समीकरण। रघुवीर तेवतिया जाट समुदाय से आते हैं, नैनपाल रावत राजपूत हैं, बीजेपी के उम्मीदवार वहां पे पंडित जी हैं, टेक्चन शर्मा, मतलब वहां उस सीट पे जातिगत समीकरण भी कुछ उलझे हुए हैं। अगर मतदाता अपनी जाति के हिसाब से गया तो मैं ये भी संभव मानता हूं, हालांकि मैं इसकी संभावना सिर्फ वहां बेहद कम मानता हूं कि वो सीट बाकी सब की लड़ाई के बीच में बीजेपी भी निकाल सकती है, क्योंकि ब्राह्मण मतदाता ना तो राजपूत के साथ जाएगा ना जाट के साथ जाएगा। ब्राह्मण और बीसी का कॉम्बिनेशन लेके और दलित का एक वर्ग, मेरा मानना है दलित का एक वर्ग इस बार भी बीजेपी के साथ गया है। मुख्यमंत्री बैकवर्ड समाज से थे तो एक बैकवर्ड क्लास का बड़ा वोट बीजेपी के साथ जाता हुआ महसूस हुआ है, और जहां कहीं ब्राह्मण कैंडिडेट है किसी भी पार्टी का हो, वहां ब्राह्मण एकजुट होकर अपने उस उम्मीदवार के साथ गए। तो मेरा यहाँ थोड़ा सा एक जुदा है कि यहाँ हो सकता है चुनाव मजबूती से लड़ने वालों की बजाय वो आदमी फायदा उठा ले, बीच से निकल सकता है। मतलब ठीक है, रघुवीर तेवतिया इंसान भी अच्छे हैं, चुनाव भी उन्होंने अच्छा लड़ा है और मजबूत नेता हैं उस इलाके के, लेकिन यहाँ मेरे को थोड़ा घालमेल नजर आता है। और वो आखिरी समय में मतलब हो सकता है बीजेपी की तरफ ना चला जाए, क्योंकि अच्छा फिर दूसरी चीज ये है कि वहां का एक माइंड सेट है। फरीदाबाद पलवल जो है ना, ये ब्रिज के इलाके से टच है। वहां का जाट वोटर भी जो है वो इधर के देशवाली जाट, जैसे भाटिया जी बता रहे थे ना लोगों के बारे में, मतलब वो इस तरफ वाला माइंड सेट नहीं है। उनका माइंड सेट थोड़ा सा यूपी से टच है, और उनके ऊपर हरियाणा के मुख्यमंत्री का उतना प्रभाव नहीं होता जितना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का प्रभाव होता है, क्योंकि उनकी रिश्तेदारियां भी उत्तर प्रदेश में है ज्यादातर। तो वो चीजें ना, वो कहीं ना कहीं वहां काम, वो फैक्टर मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं वो फैक्टर काम ना कर जाए और वो सीट पृथला सीट बीजेपी को एज ना चला जाए। फिर बात करते हैं पलवल की। पलवल में आखिरी समय में जरूर करण दलाल का चुनाव ऊपर उठा, लेकिन कई बार मुकद्दर भाग्य ये भी लड़ता है आपके साथ। वहां में एक तरफा या मतलब करण दलाल को एज ना मान के मैं यही मानता हूं वो कांटे का मुकाबला वहां पे परिणाम में हमें देखने को मिल सकता है। हथीन वाकई एक ऐसी सीट है जहां इनेलो बसपा गठबंधन और कांग्रेस के बीच मुकाबला है, बीजेपी मुकाबले से बाहर है। भी नजर आ सकता है। और वहां एज जो है, एज में इनेलो बसपा गठबंधन के उम्मीदवार, जबकि इजराइल लंबे समय से एक्टिव है वहां, लंबे समय से इजराइल लोगों के बीच में है, हर जगह उनका आना जाना है। फिर हम बात करते हैं होडल की। होडल में पूर्व विधायक रहे राम रतन, उनके बेटे हरेंद्र ने चुनाव लड़ा, उनकी एक वीडियो वायरल हुई, वो मतदाताओं के पैरों में लेट लेट के वोट मांग रहे थे दरवाजे दरवाजे पे जाके। आपके पास भी आया होगा वो वीडियो, आपने भी देखा। लेकिन क्योंकि उदयभान प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, और प्रदेश अध्यक्ष होने का फायदा उन्हें होडल में मिलता हुआ नजर आ रहा है, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते नजर आ रहा है, वो जो बढ़त वहां नजर आ रही है। तो ये मेरी नजर में एक सीट निर्दलीय, एक सीट इनेलो बसपा और 2 सीट भाजपा फरीदाबाद और बल्लभगढ़, वो 2 सीट भाजपा, और बाकी मुझे सीटें वहां कांग्रेस की नजर आ रही। कांग्रेस की। गुड़गांव पे आते हैं, गुरुग्राम आप ही से शुरू करेंगे अजयदीप लाठर साहब। मेरे को तो सर अगर इजाजत दे दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा वैसे, लेकिन एक मिनट के लिए कर लेते हैं। देखिए चित्रांशी जी, गुड़गांव भी एकदम हरियाणा की
अजयदीप जी, मैं आपका 5 मिनट लूंगा, 1 मिनट नहीं, क्योंकि आप शुरुआत में नहीं आए हैं तो उसका हर्जाना मैं आपसे ले रहा हूं, मैं पब्लिकली बोल करके। जी 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 हाँ, मैं 5 मिनट देने को तैयार हूँ, लेकिन 5 मिनट के बाद मैं माफी मांग लूंगा आपसे। नहीं, तो 5 मिनट में अंत कर देंगे, एंड 5 मिनट में एंड। जी जी गुड़गांव और जी, देखिए रेवाड़ी। गुड़गांव शहरी सीट है। गुड़गांव में बादशाहपुर सीट भाजपा को जाती हुई नजर आ रही है, और इस बार एक बड़ा मिथक टूटेगा हरियाणा के अंदर। चित्रांश सिंह जी, राव नरबीर वहां भाजपा के उम्मीदवार है, और राव नरबीर के साथ ये कहा जाता है कि राव नरबीर जब जब जिस पार्टी में होते हैं या जिस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, वो जीतते भी है, और उस पार्टी की सरकार भी बनती है, और वो उस सरकार में मंत्री भी बनते हैं। मतलब ये एक मिथक टूटने जा रहा है बादशाहपुर में राव नरवीर के साथ। तो वो सीट में भाजपा को वहां एज देता हूं। फिर जो गुड़गांव शहर सीट है, उस पे कांग्रेस को एज मैं मानता हूं। जो पटौदी सीट है, पटौदी सीट पे भी मैं इस बार कांग्रेस को एक हल्का सा एज मानता हूं। हालांकि वहां मुकाबला है, क्योंकि वहां राव इंद्रजीत के प्रभाव का इलाका है। वो भले ही रिजर्व सीट है, लेकिन प्रभाव तो राव इंद्रजीत साहब का है वहां पे। फिर भी मैं एक हल्का सा एज वहां कांग्रेस को मानता हूं। सोना सीट की मैं मानता हूं कि सोना सीट एक ऐसी सीट रही है जो हरियाणा के चुनाव में खर्चे के मामले में टॉप 10 सीटों में शुमार रही होगी। चुनाव आयोग में हालांकि 40 लाख का ही खर्चा दिखाना होता है, लेकिन आप और हम सब जानते हैं कि खर्चा तो कितने 40 लाख होता है। तो सोना सीट को मैं मानता हूं कि टॉप 10 खर्चे वाली सीटों में है। और वहां रोहतास, खटाना जो कांग्रेस के हैं, उनको मुझे एक हल्की सी बढ़त नजर आती है। उसकी वजह ये भी मैं मानता हूं कि वो कई चुनाव लड़ चुके थे, और लोगों के बीच में ये था कि यार थोड़ा सा इस बार खटाना साहब को, मतलब एक थोड़ा सा एक बेचारा बन जाता है ना आदमी। हालांकि वो बेचारे नहीं है, हरियाणा के बड़े अमीर नेताओं में शामिल है। वो बेचारे उस तरीके से बेचारे नहीं है। और फिर इसके बाद मैं आपको बताऊं, आपका मेवात की तीनों सीटें, नूह, पुनाना, फिरोजपुर, जिरका, स्पष्ट तौर पर इन तीनों सीटों पे कांग्रेस मुझे जीतती हुई नजर आ रही है। चलिए, अब फाइनल महेंद्रगढ़, झज्जर महेंद्रगढ़। अभी रेवाड़ी सीट बची है साहब। रेवाड़ी बची है, रेवाड़ी, हाँ रेवाड़ी बची है। रेवाड़ी भी गुड़गांव लोकसभा का हिस्सा है। रेवाड़ी पे मुझे लगता है चिरंजीव राव एक बार फिर विधायक बनते हुए विधानसभा पहुंच सकते हैं, यानी कांग्रेस। फिर एक सीट बचती है इसमें बावल। बावल में मुकाबला कड़ा है। दोनों डॉक्टर हैं। ये रिजर्व सीट है। भाजपा से भी डॉक्टर कृष्ण कुमार और कांग्रेस से भी डॉक्टर ML रंगा। मतलब रिजर्व सीट है, मुकाबला बेहद कड़ा है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि बावल में हार और जीत कांग्रेस या भाजपा की नहीं, राव इंद्रजीत की होगी। उनके प्रभाव का इलाका है। अगर भाजपा जीती तो राव इंद्रजीत जीते, अगर भाजपा हारी तो राव इंद्रजीत हारे। ये कम से कम मेरा इस सीट के लिए मानना है। ये 9 की 9 विधानसभा हमने गुड़गांव की कंप्लीट कर ली है। अब महेंद्रगढ़ झज्जर। महेंद्रगढ़ अहिरवल का इलाका है, नो डाउट। पहली बार यहां ये देखिए कि राव इंद्रजीत ने अपनी बेटी को भी लॉन्च किया है। मैं महेंद्रगढ़ की 9 की 9 सीटों को ये मानता हूं कि एक सीट अगर महेंद्रगढ़ की राव दान सिंह की सीट को अगर हम छोड़ दें, राव दान सिंह को मैं एज मानता हूं, क्योंकि वो भूपेंद्र हुड्डा के करीबी भी हैं। बेहद करीबियों में उनकी गिनती होती है। ईडी के राडार पे भी थे। तो उस तरीके से, और एक राव दान सिंह एक अच्छे मैनेजर भी हैं। राजनीतिक के साथ साथ वो एक मैनेजर भी है। तो राव दान सिंह को मैं मानता हूं कि वो वहां मजबूत स्थिति में जरूर है। और फिर जो बाकी सीटें हैं
वहां देखिए राव इंद्रजीत ने बेहद सघन प्रचार किया, सक्रिय रहे, और उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है ये अहिरवाल का इलाका। तो उनसे, और फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 2014 में भी वही रैली करते हैं, 19 में भी करते हैं, 24 में भी करते हैं, वो बार बार अहिरवाल जाना उनका। और ये इस इलाके को एक चीज और बताता हूं चित्रांशी जी, मैं, ये वो इलाका है, किसानी करते हैं, किसानी है मुख्य काम वहां भी, लेकिन जब किसान आंदोलन था तो उसमें अहिरवाल की शिरकत नहीं थी। वो उन किसानों की भागीदारी नहीं थी उसमें, नहीं थी। तो मैं इस चीज से जोड़ता हूं इसको। मैं एकदम भाजपा को वहां एज नहीं देता। हालांकि रामविलास शर्मा प्रदेश अध्यक्ष रहे भाजपा के, कई बार मंत्री रहे, बड़े नेता हैं भाजपा के। भाजपा को मतलब हरियाणा में अगर किसी की कहे कि किसकी नसों में भाजपा का खून, या किसने अपने खून भाजपा की नसों को दिया, तो रामविलास शर्मा का नाम लिया जा सकता है। बड़े ब्राह्मण नेता भी हैं। जैसे उनके साथ बनी उनकी दुर्गति की पार्टी ने, उन्हें टिकट नहीं दिया, निर्दलीय नामांकन कर दिया, पर्चा वापिस कराया, मान मनोबल करके, तो वो नुकसान, अगर ब्राह्मण वोटरों का नुकसान भाजपा को होता है तो अहिरवाल में परिणाम चौंकाने वाले भी आ सकते हैं। लेकिन एक हल्का सा एज हम अगर यहां दे तो अहिरवाल में आज भी भाजपा को एक हल्का सा एज हम दे सकते हैं। मतलब अटेली में, नारनौल में और नांगल चौधरी में, तीनों में भाजपा को एज। देखिए नांगल चौधरी में मुकाबला बेहद कड़ा है। नांगल चौधरी में आरोप भी लगे वहां के प्रत्याशी पे कि उनके परिवार के, उनके भतीजे और सब जो अफसर हैं वो प्रचार कर रहे थे, वोट मांग रहे थे, और बोला कि ये आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं। वो चीजें भी वहां सामने आई। तो नांगल चौधरी का परिणाम चौंकाने वाला जरूर आ सकता है। इसमें नांगल चौधरी का, महेंद्रगढ़ का, ये दो हल्के हो सकता है या कांग्रेस के विधायक चुनकर आए। लेकिन अटेली, कोसली तो रोहतक में आ जाता है, तो अटेली में भाजपा को एज, यहां भाजपा को एज रहेगा। हाँ, नारनौल में भाजपा को एज। जी जी। और जी, कोसली में तो पंचायत चुनाव हार गए थे अनिल डाहीना, और जगदीश यादव बड़े मजे हुए हैं। देखिए वही है ना कि एक तो राव साहब का फैक्टर वहां नहीं चलेगा कोसली, क्योंकि रोहतक लोकसभा का हिस्सा है, और रोहतक लोकसभा में जो है वो चौधरी का नारा वहां पे चला हुआ है, तो वो कोसली में भी प्रभावित हो सकता है। धर्मेंद्र जी ने भी बताया था कि कोसली जो है वो कांग्रेस की तरफ जाने की उम्मीद है। अच्छा, फाइनल स्कोर लाठर साहब, फाइनल स्कोर, आपका स्कोर। चित्रांशी जी, मुझे किसी भी सूरत में नहीं लगता कि भाजपा को दोका लगेगा। दोका यानी दुग्गी यानी 2 यानी 2-0। मैं बड़ा इसमें थोड़ा सा रिलैक्स करके जब मैंने ये दिया है, मुझे नहीं लगता कि उसको 2-0 तक वो जा पाएगी। मतलब 15 से 19 कांग्रेस की बिल्कुल, वो 19 भी हो सकती है, 17 भी हो सकती है, 18 भी हो सकती है। मतलब बेहद एकदम लिबरल होके मैंने उसको 19 तक लेके मैं उसको जा रहा हूं। फिर बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस मेरी नजर में 57 पार है, 57 क्रॉस कर रही है, और उसके बाद जितनी भाजपा घटेगी उतनी कांग्रेस बढ़ेगी, और हो सकता है उसका डबल भी बढ़े। फिर चाहे उसमें इनेलो हो, चाहे निर्दलीय हो, मैं मानता हूं वो 2.5 के अंक में नहीं जाएंगे, वो 9 के आंकड़े तक ही रह सकते हैं, बाकी सब। ठीक है, फाइनल कमेंट अमनदीप, चर्चा खत्म करें। मैंने आज लाठर जी को रोक लिया स्पेशली इसीलिए। सर मेरे को इजाजत दे दीजिए प्लीज। आप बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आपके समय का हम आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
हाँ अमनदीप, फाइनल कमेंट आप कुछ कहना चाह रहे थे? एलनाबाद में मैं कह रहा था, जैसे एलनाबाद का जिक्र हुआ था, एलनाबाद मैंने उपचुनाव के दौरान कवर किया, लगभग 1 महीने से ज्यादा का समय मैंने वहां बिताया है। तो वहां के जो वोटर हैं ज्यादातर साइलेंट वोटर हैं, वो मतलब बता नहीं पाते कि कहां पर वो चोट मारेंगे। जैसे भरत बेनीवाल को कांग्रेस ने वहां पर उम्मीदवार बनाया। भरत बेनीवाल का अपना फैक्टर है, क्योंकि वो पंचायती मामले पंचायत के जरिए सुलझाने की कोशिश करते हैं, थाना तहसील में वो पंचायत के केस नहीं जाने देते। उनकी एक सामाजिक छवि पंचायती तौर पर है। लेकिन आखिर में जो वोटर हैं, वोटर सोचते हैं चौधर का रोला, भाई चौधर कहाँ जानी है। तो अभय सिंह के प्रति जो लोगों की है नाराजगी भी है, तो वो वोट देते हैं अभय सिंह को, ऐसी बात नहीं है। मैंने वहां पर महसूस की चीजें, आखिर में मतलब वो देखते हैं कि हमारी यहाँ पर चौधर किससे चलेगी। वहां पर ओम प्रकाश चौटाला ने मतलब नहर बहुत निकलवाई हुई है, सिरसा है, इलाहाबाद साइड है। जैसे जमाल गांव का जिक्र किया, वहां पर जब मैंने इलाहाबाद उपचुनाव कवर किया, लगभग 57 गांव में मैं गया हुआ था, 57 गांव मैंने लगभग कवर किए थे। तो वहां पर कुछ गांव के लोग धरना दे रहे थे, जो अभी भाटिया जी ने बताया कि लंबे समय से लगभग 1.5-2 साल से वहां पर धरना चला हुआ है। तो वो चीजों का फैक्टर हो सकता है कि भाई सरकार आने वाली है, कांग्रेस की सरकार आएगी, तो कहीं ना कहीं योगदान के हिसाब से वो भरत बेनीवाल की तरफ अपना रुख कर दे। चलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद अमन, आपने अपने इलाके के साथ साथ इलाहाबाद का भी जो ग्राउंड पे देखा वो भी आपने बताया। फिलहाल ये सीट वाइज एग्जिट पोल था। अब 8 तारीख के पहले हम हो सकता है और इसका सूक्ष्म विश्लेषण करें, क्योंकि अभी अभी ये तत्काल आप तक लाना था, और थोड़ा डिटेल में जाएंगे और जिले स्तर के हम जो है अपने साथियों से बातचीत करेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, आप लोग न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।